लेट्स स्टार्ट। अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आज हम। एंड टुडे वी विल डिस्कस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऐसे पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम करंट अफेयर पर्सपेक्टिव। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है गाइस, तो क्या पढ़ेंगे हमारी डिस्कशन के अंदर आज, क्या चीजें इंक्लूड होंगी। इनिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को, देन थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और इसकी मीनिंग को देखेंगे कि व्हाट डज मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। इनकी मीनिंग क्या है, उनको देखने की कोशिश करेंगे। देन एविडेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसको देखेंगे कि वाकई ही क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसके एविडेंसेस को देखेंगे, कुछ फैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे जिसे हम प्रूव करेंगे कि यस ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। एंड देन व्हाट आर इट्स कॉजेस, क्या कॉजेज हैं क्लाइमेट चेंज के या ग्लोबल वार्मिंग के। देन वी विल मूव टूवर्ड्स impacts and challenges, means कि what are the impacts of global warming and what are challenges in countering global warming or the climate change impacts. And then हम solutions के ऊपर जाएंगे कि what are possible solutions for climate change, कुछ policies को discuss करेंगे और थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, that is climate change denial। एक डिबेट है, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि बिकॉज देयर आर सम स्कूल ऑफ थॉट्स विच बिलीव कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, ये सारा ड्रामा है। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, जरा उनको भी देखेंगे क्रिटिकली। फिर हम इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके पाकिस्तान के ऊपर आएंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज द सेवंथ country in the world which is most affected by the global warming or the climate change. एंड देन लास्टली हम थोड़ी सी रिकमेंडेशंस देंगे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कि क्या है और पाकिस्तान इसको काउंटर कैसे कर सकता है। एक चीज जो है वो मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं की है, रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ग्लासगो के अंदर, COP2 जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, समिट हुई है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, उसको कल के लेक्चर में हम उसकी एज केस स्टडी के तौर पे उसको पढ़ेंगे। बेसिक उसकी यही होगी बट उसको केस स्टडी के तौर पे कल करेंगे, तो वो हम कल की डिस्कशन में करेंगे। जी बिल्कुल यही आयशा, COP23 जो है इसको हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्लासगो समिट जो है उसको हम क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे। तो आज आपकी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस और फैक्ट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे, तो कल उसको समझने में आपको और ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है गाइस यहाँ तक कि व्हाट वी आर सपोज टू राइट और डिस्कस, क्या हम आज की डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, ये चीजें हैं। सो लेट्स डिस्कस, स्टार्ट करते हैं जरा अपनी डिस्कशन को। तो देखेंगे, इज डू रिमेम्बर इंटरनेशनल सिस्टम में हर स्टेट के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, गॉट इट, एंड एवरी स्टेट वांट्स टू फुलफिल इट्स ओन इंटरेस्ट। बट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये वो एक ऐसा इशू है जो हर स्टेट का इशू है। इट इज बियॉन्ड द टेरिटरी, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट, जो क्लाइमेट चेंज है। इसलिए हम इस इशू को कहते हैं दिस इज अ ट्रांस नेशनल और ट्रांस बॉर्डर इशू। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ट्रांस बॉर्डर ट्रांस नेशनल मीन्स के इट इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स, इट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ स्टेट। यानी कि क्लाइमेट चेंज अगर होनी है तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होना है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ग्लोबल वार्मिंग होगी जिसका अमेरिका पे इम्पैक्ट नहीं होगा, बाकी दुनिया पे होगा, ऐसा नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग वो एक वाहिद इशू है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल इशू है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, regardless of the borders, regardless of the territories, regardless of the policies, regardless of the power, overwhelming power किसी भी स्टेट के पास हो। बट क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सारी स्टेट के लिए बराबर होगा।
इसलिए हम कहते हैं कि इसी वजह से ही क्लाइमेट चेंज एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता है। मींस कि दिस इज द ओनली पार्ट वेयर कंप्लीट वर्ल्ड, वेयर होल वर्ल्ड कैन गैदर इनटू अ सिंगल पॉइंट। एक प्लेटफॉर्म पे अगर कभी दुनिया जमा हो सकती है तो वो क्लाइमेट चेंज है। अदरवाइज हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। अगर वो मिलेंगी भी तो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगी, एंड दैट इज ग्लोबल वार्मिंग और द क्लाइमेट चेंज। मीन्स के इट इज अ ग्रोइंग सोर्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की स्टेट्स को अगर एक दूसरे के साथ मिलके रहना है तो उसका एक ही सोर्स है, एंड दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। इसका सिंपल मिसाल देता हूं, आपको हमेशा से पढ़ाता आया हूं। वालेकुम अस्सलाम और रुसा, थैंक यू, वेलकम। तो हमेशा से आपको पढ़ाता आया हूं मैं कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा कि अमेरिका और जेरी वाला आपस में रिलेशन है, बड़े कुत्ते और बिल्ली वाला सीन है इनका। बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, मिलते हैं, और वो क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। जितनी भी इनकी जाति दुश्मनियां हो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर, एक एजेंडा के ऊपर इकट्ठे हैं और इकट्ठे होते रहेंगे। तो इसी तरीके से ही जैसे अबरार ने अभी कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन यूनाइट द ह्यूमैनिटी, वो यूनाइट कर सकती है ह्यूमैनिटी को, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ सिंगल स्टेट, दिस इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम। तो इस वजह से दिस इज अ सोर्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, सोर्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जो कि ये सबका मसला है। इसी तरीके से क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स है, क्रिएट डिफिकल्ट कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाती है कि अभी मसाइल भी आ जाते हैं। यानी जहां पे सारी स्टेट चाहती हैं कि हाँ भी यहाँ चलो चलो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करते हैं, क्लाइमेट चेंज को खत्म करते हैं, सारे राजी भी हो जाते हैं। बट होता क्या है, एट द एंड हर स्टेट के इंटरेस्ट अपने होते हैं, वो दोबारा क्लैशेस के अंदर चले जाते हैं। और यही वो रीजन है, यही वो क्लैशेस हैं जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को अभी तक काउंटर नहीं किया गया। ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही जैसे ग्लासगो के अंदर अभी मुआहदा हुआ, समिट हुई, सारे स्टेट आई, उन्होंने लंबी लंबी छोड़ी बैठ के वापस चले गए, सारी चीजें भूल गए। वही टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, किसी ने कोई फोकस ही नहीं किया है चीजों पे, और नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है जल के आगे कि वो सिस्टम वैसा का वैसा ही है। हर स्टेट चाहती तो है कि कलेक्टिव एक्शन गुड्स के जरिए हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करें, बट वो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं। जैसा कि चाइना है, चाइना, अमेरिका, रशिया, ये बड़े कार्बन इमिशंस के स्टेट्स हैं, तो वो कर ही नहीं सकते हैं। वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर खुद हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो वो कैसे रोकेंगे जाके। ये सबसे बड़ा इशू है जिस इशू को दुनिया अभी फेस कर रही है। तो इट मीन्स कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, दैट इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम, एंड इट कैन यूनाइट द ह्यूमैनिटी एज वेल एज द मेजर पावर्स। बट द एक्चुअल थिंग इज विल, विल कहाँ पे है, इसी को ही आगे हम देखेंगे कि क्या इश्यूज आते हैं इसके अंदर। ठीक है गाइज। तो अभी जरा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि क्या ये हमेशा से इंसान का मसला रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, या इसके अंदर ये कोई रिसेंट इशू है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, तो यहाँ पे हमेशा इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो कंसर्न्स रहे हैं। देयर आर टू ट्रेडिशनल कंसर्न्स रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। उनमें से कौन सा है, नंबर वन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेस एंड द डैमेज काज्ड बाय द पोल्यूशन। ये दोनों चीजें हमेशा से इंसान इनके ऊपर बड़ा कंसर्न रहा है। एक तो ये कि भाई किसी तरीके से नेचर रिसोर्सेज को रोको, नेचर रिसोर्सेज को कंजर्व करो, उनको खत्म ना करने दो। और दूसरा क्या है कि भाई जो पोल्यूशन की वजह से कॉजेज हो रहे हैं आप उनको भी रोकें। तो तारीख के अंदर आपको ये चीज नजर आती है कि इंसान ने हमेशा स्ट्राइव किया है कि नेचुरल रिसोर्सेस को रोके भी, पोल्यूशन को भी रोके। अभी हिस्ट्री के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है क्लियरली, बट हमें ट्रेडिशनली ये दो कंसर्न्स इंसान के जरूर मिलते हैं जिसको इंसान ने हमेशा कोशिश की है कि भाई इसको रोका जाए। इसी तरीके से
neither pollution nor wildlife respect internal boundaries, and action to mitigate or conserve sometimes had to involve more than one state. सेम वही सिस्टम है, बिकॉज आग जो है, नेचुरल जो फायर है, वो किसी स्टेट का दर्जा नहीं रखती है, वो तो बॉर्डर को क्रॉस करके किसी भी सूरत में चली जाएगी। पोल्यूशन किसी एक ही स्टेट को नहीं देखती है। तो ये एक ट्रांस नेशनल बॉर्डर है, और इंसान ने हमेशा अपने शऊर से समझा है इसको कि वाकई ही ये सबका बड़ा मसला है, और वाकई ही कलेक्टिव प्रॉब्लम रहा है तारीख के अंदर, और इंसान ने इसको रोकने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए हमेशा कोशिशें की हैं। इसी तरीके से अगर हम पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें, कि जैसे अमेरिका हेजमोन बना और दोबारा इकोनॉमिक रिकवरी हुई, दुनिया दोबारा सस्टेन किया दुनिया ने आके, इसी तरीके से रिकवरी ब्रॉड विद इट्स एविडेंस ऑफ न्यू पॉल्यूशन लीडिंग टू इंटरनल एग्रीमेंट्स इन द 1950s and 60s covering such matters as discharge from oil tankers etc. तो फिर ये हमें 50s और 60s के अंदर ये चीज हमें नजर आती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ पॉलिसीज भी बनाई यूएनओ के अंडर, और कुछ इंडिविजुअली भी कोशिश की कि भाई किसी तरीके से नेचर रिसोर्सेज को भी रोको और पोल्यूशन को भी रोका जाए। क्यों? क्योंकि ये किसी एक स्टेट का मसला नहीं है, ये हर स्टेट का अपना अपना मसला है, यानी दिस इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम। तो ये 50s और 60s से आपको चीजें नजर आती हैं कि किस तरीके से इंसान या इंटरनेशनल कम्युनिटी कोशिश करती आई है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को रोका जाए। ऑल्दो 21st सेंचुरी के अंदर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने बाकायदा अलार्म जो है वो बजाना शुरू किया है, बट इंसान, मैंने पहले बताया, जैसे आप देख रहे हैं कि 15-16 से ये लोग लगे रहे हैं कि भाई दिस इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम, ये एक ट्रांसनेशनल इशू है, ये किसी एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, इसको रोको रोको रोको। बट अगेन वही चीज आ जाती है सामने के, स्टेट्स दावे तो बड़े करते हैं रोकने की, बट जब टाइम आता है रोकने का, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को पूरा करने लग जाती है और इसको रोकता कोई भी नहीं है। तो तारीख में आपको पता चला है कि ये इशू जरूर रहा है, और स्टेट्स ने कोशिश भी की है कि इसको किसी भी तरीके से जो है वो रोका जाए। इसके लिए कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी आपको तारीख के अंदर मिलते हैं जो लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 68 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी एग्रीड हुए सारे लोग जो वहां पे आए। 72 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसका मकसद था टू फोकस गवर्नमेंट्स अटेंशन एंड पब्लिक ओपिनियन ऑन द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई पोल्यूशन को रोको, नेचर रिसोर्सेज को कंजर्व करो। तो ये 72 में भी कोशिश की गई, 68 में भी कोशिश की गई। आगे चल के यही कॉन्फ्रेंस आगे भी आई, जिसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से भी दिया गया, जिसका मकसद क्या था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गवर्नमेंट और क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो तारीख में हमें ये भी चीजें मिलती है इनिशिएटर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के। और इसी के साथ साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक और इनिशिएटिव भी बड़ा अच्छा शुरू किया था, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, अभी जिनको एसडीजीज कहा जाता है। ठीक है, पहले इसको एमडीजीज कहा जाता था, अब इनको एसडीजीज कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी वाटर कंजर्वेशन की बात की गई है, और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनके कंजर्वेशन की भी बात की गई है, गोल्स दिए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स को। तो इससे आपको पता चलता है कि तारीख में हमेशा से नेचर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन और पोल्यूशन को रोकने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी सेकेंड वर्ल्ड वार से ही लगी हुई है। बट वो कितनी कामयाब हुई है, कितनी नाकाम हुई है, वो हमारा एक अलग डिबेट है। बहरहाल तारीख के अंदर आपको चीजें मिलती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा से लगी भी रही है, और वो अभी भी लगी हुई है। यहाँ तक गाइस आपको चीजें क्लियर हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री का आपको पता चला कि ये मसला कोई नया नहीं है, ये मसला तारीख में हमेशा से रहा है, और तारीख में इसको खत्म करने की कोशिश भी की गई है, और डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। क्लियर है गाइस? अभी जरा आ जाते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन के ऊपर, या इसकी मीनिंग के ऊपर, कि व्हाट डज मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस
As such, carbon dioxide emissions from burning fossil fuels or from deforestation, which which trap heat that would otherwise escape from the earth. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जब भी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इन्हांसमेंट हो जाए, हम उसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या निकलता है? उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये निकलता है कि वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट होता है। कैसे? कि आसमान जो है, सूरज से ये जो किरणें आती हैं, यहाँ से डिफरेंट जो है यहाँ गैसेस आती हैं और रोशनी आती, और उस रोशनी से कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स निकलते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, अल्ट्रा वायोलेट कुछ रेज होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो जमीन पे आते हैं, जमीन पे आके उनको दोबारा वापस जाना होता है। बट अपोजिट में होता क्या है? होता ये है कि ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से, ये फैक्ट्रीज के धुएं की वजह से, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के रिएक्टर्स की धुएं की वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट होती है, जो उन अल्ट्रा वायोलेट रेज को या इंट्रा वायरस रेड को रोक देती है। वो ऊपर जा नहीं पाते हैं। जब वो ऊपर जाते नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या निकलता है कि आपका जो सरफेस का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और जब वो इंक्रीज कर जाता है तो आपका जो एक नेचुरल डैमेज हो जाता है। ये आपको पता लग रहा है ना? अभी आप हमको तो पता पाकिस्तान को लगना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कोई दौर होता था जब नवंबर के अंदर सर्दियां पड़ जाती थी। अभी तो नवंबर में सर्दियां नहीं आई हैं, इवन कि इस्लामाबाद में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ी है। व्हाई? बिकॉज वही ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी वो अल्ट्रा वायोलेट रेज जो यहाँ से खारिज होके निकलने थे ऊपर, उनको डिफरेंट गैसेस की वजह से रोक दिया गया है। वो आगे जा नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा वापस आ रही हैं। और एक पूरी जो हायरार्की है, एक पूरी जो हार्मनी है, वो हार्मनी सारी डिस्टर्ब हो रही है। और उस डिस्टर्बेंस का नतीजा क्या निकल रहा है कि गैस जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो इंक्रीज कर रहा है। और उस इंक्रीज करने की वजह से ग्लेशियर्स भी ज्यादा जो हैं वो आपको मेल्ट होते नजर आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी आपको ज्यादा नजर आ रही है, आग के वाकयात भी आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, बीमारियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं, फसलों का नुकसान भी ज्यादा नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि आपका एवरेज टेम्परेचर है आपके अर्थ का, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, वो मसले का शिकार चढ़ा गया। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये उसकी डेफिनेशन है, यानी कि एवरी increase in the average temperature of earth ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम उसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। क्लियर है गाइस? ग्लोबल वार्मिंग में क्लैरिटी हुई है? ये देखें, दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन। ये वो चीज है जिसको आपने समझना है, ठीक है? कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं। बेसिकली जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें मसाइल यही हो रहे हैं। होता कहते हैं, होता ये कि ये सूरज है, यहाँ से रोशनी अंदर आती है, और यहाँ से रोशनी फिर दोबारा वापस जाना होता है इफेक्ट करके, ठीक है? अल्ट्रावायलेट शॉज को, उनको जो रेज होते हैं उनको वापस ऊपर स्पेस में जाना होता है। होता क्या है? होता ये है कि डिफरेंट कार्बन इमिशंस की वजह से, धुएं की वजह से, स्मोक की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से क्या होता है कि गैसेस ज्यादा खारिज होती हैं यहाँ पे। और वो गैसेस क्या करती हैं? ये जो रेज ऊपर जाने होते हैं स्पेस में, उनको रोक देती हैं, और नतीजे में दोबारा जमीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब ये दोबारा जमीन की तरफ आना शुरू होते हैं, इनको ऊपर निकलने की जगह नहीं मिलती है, तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और गर्मी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अभी गर्मी ज्यादा शुरू हुई तो उसका ट्रिकलिंग इम्पैक्ट होता है। कैसे कि गर्मी ज्यादा हो गई तो मेल्ट होना शुरू हो गए आपके ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए तो फ्लड्स आना शुरू हो गए, फ्लड्स आना शुरू हो गए तो आपकी फसलें तबाह होना शुरू हो गई, फसलें तबाह होना शुरू हो गई तो आपके यहाँ ड्राट आ जाएगी, ड्राट आ जाएगी तो एक ह्यूमन क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है। दिस इज हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड। और ये जो पूरा सिस्टम है जिसको आप ये सामने नजर आ रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। यानी कि अल्ट्रा वायलेट शॉज जो हैं, ये रेज जो हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं आ रही, तो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड, इसको हम एक ट्रांस नेशनल या ट्रांस बॉर्डर इशू के तौर पे लेते हैं, इसलिए इसको ग्लोबल इशू लेते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज,
एंड रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस वार्मिंग द अर्थ। तो अर्थ क्या हो जाती है, अर्थ दोबारा वार्म होना शुरू हो जाती है, बिकॉज उन अल्ट्रावायलेट शार्प जो रेज है उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, उनको यहीं पे रोक दिया जाता है, दूसरी गैसेस की वजह से दोबारा वो टर्न हो जाती है अंदर। और आप देखते हैं कि आपकी जो एवरेज टेम्परेचर है आपका अर्थ का, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और वो इंक्रीज होता है तो आपके यहाँ डिफरेंट इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको मैं आगे बताता हूँ, जो ओजोन लेयर है उसको इम्पैक्ट पड़ता है। यहां तक क्लियर है गाइस? कुछ बातें हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तो आपको पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि जब एवरेज अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में जब इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होती है? क्लाइमेट चेंज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग वर्ड्स। एंड क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है कि जब इंसान या नेचुरली तौर पे जब आपकी क्लाइमेट के अंदर कोई चेंजिंग आती है, हम उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट एक, जिसे कहें कि आप काफी अरसे तक जो मौसम आपके यहाँ रहता है हम उसको क्लाइमेट का नाम देते हैं। तो जब उसके अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, ठीक है, और वो चेंजिंग कैसे हो सकती है? वो चेंजिंग ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, जो आप के काफी सारे हमारे फैक्ट्रीज वगैरह से धुआं वगैरह जाता है, वो ह्यूमन एक्टिविटी है जो क्लाइमेट चेंज कॉज करती है। इसी तरीके से कुछ नेचुरल भी होती है, जैसा कि आपने देखा है लावा वगैरह उभरता है, क्या कहते हैं इसको, हम वोल्केनोज कहते हैं। तो वोल्केनोज से भी कभी कभी जो उभरता है तो उससे भी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, वो भी कॉज करता है, बट वो नेचुरल है। बट जो हम फैक्ट्री से निकालते हैं वो मैन मेड है, वो ह्यूमैनिटेरियन है। तो उसकी वजह से जब क्लाइमेट चेंज हो जाए, वो वैसी न रहे, उसको हम क्लाइमेट चेंज का दर्जा देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक होलिस्टिक टर्म है, और क्लाइमेट चेंज इसी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग शिफ्ट इन ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स। Often, climate change refers specifically to the rise and in global temperatures from the mid 20th century to present. हम उसको क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं, यानी कि मिड 20th सेंचुरी से लेकर अभी तक जो राइज हुई है ग्लोबल टेम्परेचर में, हम उसको क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है वो लॉन्गर टर्म तक रहती है। ठीक है, सो क्लाइमेट इज समटाइम मिस्टेकन फॉर द वेदर। ये भी याद रखिएगा, वेदर एंड क्लाइमेट देयर इज अ डिफरेंस। But climate is different from weather because it is measured over a long period of time, whereas weather can change from day to day or from year to year. याद रखिएगा, क्लाइमेट में टेम्परेचर आपका 10-15 साल रहती है, टेम्परेचर हम उसको क्लाइमेट कहते हैं। जो वेदर होता है वो उसका डे बाय डे, उसका मिनट बाय मिनट, या उसका आवर बाय आवर चेंज होता रहता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको जो हम नाम देते हैं, वी कॉल इट वेदर। तो वेदर और इन दोनों में डिफरेंस यही आता है कि आपको जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड जो क्लाइमेट है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मतलब ये है कि आपका मिड 20th टू टिल टुडे जो आपकी टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बट वेदर तो आपका हमेशा होता है। आपने वो सुना नहीं, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। हम्म, मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, पर यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो वो वेदर होता है भाई, जो आपका घंटे में मिनट में बदल सकता है। और जो आपकी क्लाइमेट होती है वो आपकी फेविकोल वाली दोस्ती होती है, जो इतनी आसानी से नहीं मिटती है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट भी एक डेकेड चाहिए होता है, यानी कि 10 साल मैक्सिमम चाहिए होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए बिटवीन क्लाइमेट एंड जो है वो वेदर के दरमियान। ठीक है, ओके। सो नाउ जब आपको ये क्लैरिटी हो गई
कि क्लाइमेट चेंज इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम, और आपको ये क्लैरिटी होगी कि क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री क्या रही है, आपको ये क्लैरिटी हो गई कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की मीनिंग आपको समझ आ गई और वेदर में डिफरेंस समझ आ गया। अभी जरा देखें तो आपको पता चलता है एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या वाकई ही क्लाइमेट चेंज हो रही है? क्या उसके एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं? तो इसका जवाब मिलता है जनाब, यस, इट इज हैपनिंग। ये बिल्कुल हो रही है। क्यों? पहला एविडेंस जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। 0.9 सेंटीग्रेड की तादाद से आपका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इतना इंक्रीज होना ये बड़ी बात है। तो आपका टेम्परेचर भी हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है आपका। अगर आपको पता चले तो सी लेवल भी आपका राइज हो रहा है, यानी पहले सीज, और क्यों हो रहा है? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उन ग्लेशियर्स की वजह से आपका समंदर का जो पानी है वो ज्यादा हो रहा है, तो उनकी एवरेज भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पे, यानी पहले नंबर पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे नंबर पे आपकी जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर थ्री आपके ग्लेशियर से ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर से ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। मीन रिसेंटली कहा जा रहा है आपका 25 तक बचे हैं जाके नेशनल पार्क के अंदर। यानी ये एक ओवरऑल है, ये सिर्फ दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी ये सीन है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स भी आपको सबसे ज्यादा जो है वो मेल्ट होते नजर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, सी का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो भी ज्यादा जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे वेदर कंडीशंस बड़ी सीवियर हो गई हैं, एक्सट्रीम वेदर जो है वो हो गई हैं, जिसकी वजह से आपकी जंगलों में आग के वाकयात भी आप देख रहे होंगे। और मैं तो अगला, वैसे आप लोग भी हैरान होंगे, पूछें, आपने देखा है आजकल जब बारिश होती है तो ये जो, यानी मुझे याद है आज से 10 साल पहले कोई एक किस्मत से कोई एक ऐसी आवाज आती थी जिससे डर लगता था, वो कोई साल में एक दफा। अभी तो वो रोजाना का काम ही होता है कि बिजली की आवाज इतनी ज्यादा शदीद होती है कि बंदा डर के रह जाता है। हालांकि ये आपको आज से 10 साल पहले नहीं मिलती हैं। तो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और बारिशों, हवाएं इतनी तेज आती हैं आजकल कि आपकी सोच है। तो आपका जो जिसकी वजह से आग भी लगती है, और ये फ्लड्स भी आ रहे हैं, और साथ में आपकी बहुत ही ज्यादा हैवी स्टॉर्म्स भी आपके आते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये भी एविडेंस है कि जिससे हमें पता लगता है कि वाकई ही क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रही है। एंड देन आपको सेकंड नंबर पे जाए कि जो वार्म टेम्परेचर्स हैं, इससे सबसे बड़ा मसला हो रहा है कि आपकी जो अंडर वाटर मेरीन लाइफ है उसको भी बड़ा नुकसान आ रहा है। जो मछलियां हैं या जो कोरल रीफ्स हैं अंदर, जो आपके समुद्र के अंदर रहते हैं, जो डिफरेंट गैसेस बनाते हैं और हमारे फायदे के लिए होते हैं, उनको भी एक बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसी इंक्रीजिंग की वजह से। और इसी तरीके से अगर आइस की बात की जाए तो आइस शीट्स जो हैं वो भी आपकी पिघल रही हैं। नासा के हिसाब के 127 बिलियन टन जो है आइस पर ईयर वो मेल्ट हो रही है 1993 टू 2016 तक, बीच में। यानी इतनी टन जो बर्फ है वो आपकी मेल्ट हुई है। और क्यों हुई है? अगेन बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बर्फ ऑब्वियसली पिघलेगी। तो जब बर्फ पिघलेगी तो ये सारे इम्पैक्ट उसके, तो ये पूरा एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है। और इससे ये तो साबित होता है, ये तो आपके हमारे घर की बात है भाई। आपने देखा है कि पहले नवंबर में सर्दियां आ जाती थी, अभी तो सर्दियों का नामो निशान भी नहीं है। सर्दियां आती हैं तो बड़ी हैवी वाली, गर्मियां हैं तो वो भी बड़ी हैवी वाली, हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं, फ्लड्स आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हैं which entail that global warming is really happening in this world। वाकई ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है।
क्लियर है गाइस? यहाँ तक एविडेंसेस क्लियर हुए आपके? ठीक है, तो इसको जरा और मैं मजीद अगर आपको बताता जाऊं तो आपको पता चलता जाएगा कि नंबर वन एविडेंस क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर आर इंक्रीजिंग, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। जो एवरेज टेम्परेचर था वो आपका उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है 0.9% तक। 35 years से ज्यादा आपका ग्लोबल वार्म आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है आजकल, इतना उसका एक्सपोनेंशियल लेवल है। नंबर टू, ओशंस आर चेंजिंग एंड हैबिटेट्स आर शिफ्टिंग। ठीक है, तो आपके ओशंस भी चेंज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेल्ट हो रहे हैं आपकी जो है, और उससे उसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर्स की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स में इशू हो रहे हैं, समुद्रों के अंदर इश्यूज हो रहे हैं, कोरल रीफ्स के इशू हो रहे हैं, जिससे वहां की जो हैबिटेट है या तो मर रही है, वो यहाँ से माइग्रेट कर रही है। थर्डली, आपको ओशन एसिडिफिकेशन इज इंक्रीजिंग, तो ओशन के अंदर जो एसिडिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है 30% तक। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब 2 बिलियन टन्स पर ईयर, तो उसके अंदर भी आपको इशूज आ रहे हैं कि एसिड होते जा रहे हैं आपके जो ओशंस हैं। और उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब बारिश होती है तो आपका एसिड रेन ज्यादा हो जाता है, और या जो ओशंस के अंदर रहने वाली जो लाइफ है उसको बड़ा नुकसान आ रहा है वहां पे। तो ये भी आपको वहां पे नजर आ रहा है कि एविडेंस नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ही जो सी लेवल्स है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग, सी लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है 0.3 सेंटीमीटर ईच ईयर। ठीक है, जो समंदर की लेवल है वो इंक्रीज हो रही है। पहले क्या थी ये, अभी 25 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर बाय द एंड ऑफ सेंचुरी कहा जाता है कि समंदर की जो लेवल है, सी लेवल है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। अब जब इंक्रीज करेगी तो नुकसान क्या होगा? इंक्रीज से नुकसान ये होगा कि जो लिटोरल स्टेट्स हैं, मीन दोज स्टेट्स which are located beside the sea areas or the water areas, the ocean, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि सच जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स एक आइलैंड स्टेट है, उसको सबसे बड़ा खतरा अभी ये है कि वो डूब रही है। खुद पाकिस्तान का मिसाल ले लें आप, कराची के काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठट्ठा और बदीन से होंगे काफी स्टूडेंट, वहां पे भी यही मसला चल रहा है। जहां जहां पे भी समंदर है, तो समंदर का जो पानी है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वो सारा मुतासर हो रहा है वहां से। तकरीबन समंदर जो है वो किलोमीटर्स के हिसाब से पानी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिससे वहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, और ये मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यस, नीदरलैंड इज इन डेंजर ऑब्वियसली। इसी तरीके से कोरल्स आर डिसअपेयरिंग। ठीक है, ये जो कोरल्स हैं, जो ये समंदर के अंदर नीचे से डिफरेंट जो ये जो कोरल रीफ्स हैं, उनको भी सबसे बड़ा इशू हो रहा है, बिकॉज वो आपके लिए ऑक्सीजन का एक बड़ा अच्छा जरिया होते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। एक मिनट गाइस। और गाइस सॉरी। ठीक है, तो आपका जो कोरल्स हैं आपके, वो भी जो है वो डिसअपेयर हो रहे हैं, जो आपका बड़ा अच्छा सोर्स है आपकी ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस करने का। इसी तरीके से आइस शील्ड्स भी मेल्ट हो रही हैं आपकी। यानी मैंने पहले बताया कि नासा की रिपोर्ट के हिसाब से वन 127 बिलियन टन्स जो आइस है वो डेली, वो जो साल के हिसाब से वो आपकी मेल्ट हो रही है। ग्रीनलैंड मोर देन 286 बिलियन टन्स पर ईयर। मेल्ट होना मजाक नहीं है, इतनी बर्फ का पिघलना। ठीक है, और समंदर के जो लेवल है उसका इंक्रीज होना, दैट इज अ वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड। इसी तरीके से ग्लेशियर्स आर आल्सो डिसअपेयरिंग। ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं तकरीबन 3/4 वर्ल्ड फ्रेश वाटर का सोर्स हैं, अभी वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी रिट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, हिमालयाज के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी ज्यादा पिघल रहे हैं, और जो ग्लेशियर नेशनल पार्क हैं वो भी
अल्प्स के, अलास्का के, ये सारे जो आपको ग्लेशियर्स नजर आते हैं वो सारे पिघल रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि आप फ्रेश वाटर से मर जाएंगे, फिर आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर चलता है वो इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से चलता है। और वो जब पिघलता है तो समंदर में, दरियाओं में पानी आता है, तो आपकी एग्रीकल्चर होती है। अभी वो सारे पिघल गए तो बाद में क्या होगा, आपके पास बाबा जी का ठुल्लू होगा। आप उससे तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ना। एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्लोब का, वो इंक्रीज हो रहा है। और उस इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स भी और ये सारी चीजें मसल रहे हैं। अब ये वो चीजें थी जो आपको पता है। इसी तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मैंने पहले आपको बताया, जिसकी वजह से आपकी पेंडेमिक्स आ रही हैं, डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, पेंडेमिक्स आ रही हैं, डिफरेंट बीमारियां आपको नजर आ रही हैं, उन बीमारियों के इलाज कोई नहीं नजर आ रहे हैं आपको। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। और आपके जो काफी सारे लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज आ रहे हैं। आप कभी इंटरनेट पे जाके देखिएगा, सेंट्रल एशिया में जो है एक दरिया है, वो दरिया सारा जो है वो सूख गया है। और वहां पे अभी भी जो शिप्स हैं वो खड़ी हुई हैं, यानी लोग वो बैठे हुए थे रात को शिप्स लगा के, सुबह उठे हैं पानी था ही नहीं, वो पानी सारा खत्म हो गया वहां पे, और वो शिप्स वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। ये सेंट्रल एशिया में कोई उसका नाम है अर्ल सी, मेरे ख्याल में अर्ल सी नाम है उसका, अर्ल सी। तो वो उसके साथ यही चीज हुई है, कैस्पियन सी के साथ है, अर्ल सी के साथ, यानी वो पूरा दरिया विद इन जो है डेज उसका पानी खत्म हुआ है। और वहां पे बेड़ियां वैसे की वैसे वहां पे पड़ी हुई हैं। और वहां पे बीमारियां बहुत ज्यादा हुई है लोगों को, उठी है वहां से, तो बड़े इश्यूज हुए हैं वहां पे। तो दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। ये वो चीजें थी, कुछ एविडेंसेस थी जो आपको नजर आती हैं कि वाकई ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ गाइस, तो यहाँ तक क्लैरिटी हुई है, कुछ यकीन आया है आप लोगों को कि वाकई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या आप लोग भी स्केप्टिक्स हैं? क्या ख्याल है? समझ आइए क्या यहाँ तक कि वाकई ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हर हिसाब से हो रही है, और हर जगह पे हो रही है। ठीक है, ओके जी, गुड। सो नाउ कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी कॉजेज क्या हैं क्लाइमेट चेंज के? अभी जो यस, वन शुड बिलीव बिकॉज इट इज हैपनिंग। ठीक है, सो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी जब क्लाइमेट चेंज की कॉजेज की बात करते हैं तो देर आर टू डायमेंशंस ऑफ दैट कॉजेज। एक है एंथ्रोपोजेनिक कॉज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है इंसानी, ह्यूमैनिटेरियन। ये एंथ्रोपोलॉजी से वर्ड निकला है, ठीक है। एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी है, यानी इंसान भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा कुछ नेचुरल भी है। ठीक है, कुछ कुदरत की अदाएं भी ऐसी हैं कि ऐसा हो जाता है, और कुछ इंसान की खराफात भी हैं जो क्लाइमेट चेंज को कॉज कर रही हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक के अंदर आप देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना इंसान खुद यूज करता है भाई, उसकी वजह से भी हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से भी हो रही हैं। व्हीकल्स इंक्रीज हम लोगों ने की हैं, हमारी वजह से हो रही हैं, जिसकी वजह से धुआं निकलता है। इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हमारी वजह से हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज हम बना रहे हैं, और इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा के हम खुद कर रहे हैं। तो ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस हैं जो हम खुद करते हैं। इसी तरीके से कुछ नेचुरल भी हैं, जैसे सन स्पॉट एंड दी सोलर साइकिल के अंदर भी कुछ मसले आते हैं। इसी तरीके से ओशंस की करंट्स भी कॉज करती हैं, डिफरेंट वेव्स आती हैं, सुनामीज वगैरह बनते हैं। फॉरेस्ट फायर जो है वो नेचुरली भी बनती है, उसकी वजह से भी वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, उससे भी बड़े मसाइल होते हैं। मेट्योरिटीज होती हैं, और साथ में मेथीन इमिशंस फ्रॉम द एनिमल्स, ये भी एक बड़ा इशू होता है। तो कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, और बहरहाल नेचुरल कॉजेज कम हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ज्यादा हैं। और आपकी नेचुरल कॉजेज भी काफी आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से ही निकलती हैं। फॉर एग्जांपल आग ना लगे ना, बिकॉज आग लगती है इस वजह से है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस तो हम ही इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो कॉजेज हैं जो क्लाइमेट चेंज को कॉज कर रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, और जिसके इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, अगर इसको मजीद समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कुछ उसमें है ना, कुछ अदाएं भी हैं मेरे महबूब में। तो कुछ इंसान भी कंट्रीब्यूट करता है, और साथ में
नेचुरल चीजें भी इंक्रीज हो जाती हैं, तो दोनों मिलके तबाही फैलाती हैं। जैसे नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी होती है, साथ में कुछ जो है आपकी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी होती हैं। तो ये दोनों जब मिलती हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा यही निकलता है कि आपका इंक्रीज हो जाता है पार्टिसिपेशन एंड इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, सी लेवल राइज होना जो शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो है एक्सट्रीम वेदर की ज्यादा होती है, अनसर्टेनिटी रहती है वेदर की हमेशा से, क्रॉप यील्ड्स कम हो जाती है उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर हिसाब से बात किया जाए, ठीक है। तो एनर्जी के न्यू रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और हेल्थ रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ह्यूमन प्लस नेचुरल चीजें जब आपस में मिलती हैं कॉजेज, तो वो कॉज करती हैं आपका क्लाइमेट चेंज को, और उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपको बहुत ही भयानक नजर आते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। कॉजेज की बात करें तो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल, फैसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो कॉजेज एंड चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी जरा इसको देखें तो एयर पॉल्यूशन भी सबसे बड़ा कॉज है। सबसे बड़ा कॉज आपका एयर पॉल्यूशन आता है कि फर्स्ट इशू एंड कॉज इन द इंटरनेशनल एजेंडा, और सबसे पहली कोशिश भी यही की जा रही है कि भाई इसको रोको किसी तरीके से। एंड कॉज आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, ये सारा गंद वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ है। और आप में से मेरे कुछ यहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे पॉलिटिकल साइंस के, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यार, जब रूसो को पढ़ाया था, एनलाइटनमेंट में एज ऑफ रीजन था। एज ऑफ रीजन के बाद एक और मूवमेंट चली थी रोमांटिसिज्म, और रोमांटिस्ट जो थे वो मुखालिफ थे, इन कैपिटलिस्ट के भी मुखालिफ थे, इन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के भी मुखालिफ थे। और वो कहते थे कि भाई ये लोग काज कर रहे हैं तबाही का, ये अभी कह तो रहे हैं कि बड़ी डेवलपमेंट होगी दुनिया में, ये होगा वो होगा, हालांकि ये लोग तबाही फैला रहे हैं रोमांटिस्ट मूवमेंट के अंदर। और उन्होंने इसकी मुखालफत की थी इन सब की, कि ये आगे चल के बड़े मसाइल क्रिएट करेंगे, ये जो इंजन बना रहे हैं, ये जो रेलवे इंजन्स बना रहे हैं, ये गले पड़ेंगे हमारे। और वाकई ऐसा ही हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जहां इनइक्वलिटी क्रिएट की, वहां पे क्लाइमेट चेंज का भी सबसे बड़ा मसला इसके ऊपर आया। और इसी के साथ साथ कोशिशें भी की गई हैं भी इसको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2018 रिपोर्ट में 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर owing to air pollution that causes lung cancer, heart issues, pulmonary and respiratory diseases. 7 मिलियन पीपल सिर्फ एयर पोल्यूशन से लोग मरते हैं। तो ये तो था एयर पोल्यूशन का हाल अहवाल, जो आपने उसका कॉज भी देखा और आपने उसका इम्पैक्ट भी देखा। बहुत अभी भी लाहौर में जो लोग रह रहे हैं, आप स्मोक का निशाना अभी भी बन रहे होंगे, और कराची के अंदर भी बड़े हालात खराब है इस मामले के ऊपर। देन जो दूसरा काज है वो आपका डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मींस इट रेफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ट्रीज फॉर कमर्शियल गेन्स। तबाह कर दी है आप लोगों ने। अभी तो खैर पीटीआई गवर्नमेंट की और कोई अच्छी पॉलिसीज हो ना हो, एक ये पॉलिसी तो बड़ी अच्छी है बिलियन ट्री सुनामी वाली, चलो क्लाइमेट चेंज पे तो इन्होंने काम किया है। So it enhances the concentration of CO2 in atmosphere in the world। भी वो आपका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, कंसंट्रेट करती है, आप उनको खत्म करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ेंगी आपकी। इसी तरीके से जो डेड ट्रीज रूट्स रिलीज कार्बन इन एयर, एंड ट्रीज कंज्यूम कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए भी वो हेल्प आउट होती हैं। तो व्हेन दे डाई, तो नतीजा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कम होती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि कार्बन एब्जॉर्ब नहीं होती, और जब कार्बन एब्जॉर्ब नहीं होती है तो फिर आपके यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो मेनी फॉरेस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। बहुत बड़ी तबाही हुई है फॉरेस्ट के पीछे, तो इंसान ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ा है ना, जैसे कसम उठाई हो कि फॉरेस्ट को नहीं छोड़ना है, और ये हो रहा है। तो ये भी आपका कॉज है, डिफॉरेस्टेशन भी आपका कॉज बनता है क्लाइमेट चेंज का। इसी तरीके से अगर कुछ फैक्ट्स देखने की कोशिश करें फॉर डिफॉरेस्टेशन के, तो आपके वो जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएं कि अफ्रीका और ब्राजील में जो फॉरेस्ट हैं वो 10% कम हो गए हैं। इंडिया हैज नो वर्चुअली नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नहीं है, ठीक है। जी, डीएचए भी पड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से 3.34 बिलियन एकर्स जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर किए गए हैं कमर्शियल गेन्स के ऊपर, जिसमें टिम्बर गोल्ड और लैंड वगैरह की वजह से।
34 बिलियन एकड़ पूरी दुनिया के अंदर। और डिफॉरेस्टेशन अमेज़न के अंदर तकरीबन 345 पोजीशन के ऊपर आई है। ठीक है, यानी अमेज़न जो सबसे बड़ा आपका जो फॉरेस्ट है, वहां पे भी लोगों ने नहीं छोड़ा है जाके, उसको भी उन्होंने तबाही फैलाई हुई है। और यहाँ पे तो जैसे अहमद बता रहा है कि डीएचए ऑलरेडी ठेका लिया हुआ है, यहाँ पे भी मसले मसाइल बड़े चल रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो है एक और सबसे बड़ा इशू जो आता है, कॉज होता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये भी बड़ा मसाइल क्रिएट करते हैं आपके लिए कि दे डिस्ट्रॉय द अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर which shields the earth from harmful ultraviolet rays generated from the sun। मैंने पहले बताया ग्रीन हाउसेस जो होती हैं वहां से आते हैं। तो हालांकि इन अल्ट्रावायोलेट को ऊपर जाना चाहिए, बट होता क्या है, अगर आप ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो आपकी कार्बन इमिशंस होती है, ये आपकी ज्यादा हो तो वो ऊपर जा नहीं पाते हैं, नतीजे में वो जमीन में ही रहते हैं और डिप्लेशन होती है, ओजोन डिप्लेशन होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ये जो हाइड्रोक्लोरो कार्बन्स हैं आल्सो वार्म द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, चेंजिंग ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, आल्सो एक टू वार्म द प्लेनेट, इसकी वजह से वो होता है। उनका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दैट इज ओजोन डिप्लेशन which makes life possible by shielding the earth from harmful ultraviolet rays generated from the sun। तो वहां से अगर ओरिजिनल रोशनी यहाँ पे आए ना, तो आप झलस के मर जाएं सारे। तो ये ओजोन लेयर है जो स्पेस आसमान से ऊपर है, जो आपके उन रेस को बचाता है। तो ये बचाता, वो बचा अभी हमारी हरकतों की वजह से वो कार्बन जो ओजोन डिप्लेशन है वो हो रही है, फिर उसके लेयर में तबाही आ रही है, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा हो रही है, वो वायलेट जो रेज हैं वो आ रहे हैं, वो वापस जा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा तबाही आ रही हैं, बीमारियां भी हो रही हैं, गर्मी भी हो रही है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, और ये पूरा ऐसा जो है आप एक डोमिनो इफेक्ट आपको बन रहा है इन्हीं रीजंस की वजह से। तो ये भी एक बड़ा काज है, और ये मेन मेड है सारा, ये हमने खुद किया हुआ है, कॉजेज जो आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर ओजोन लेयर की बात की जाए तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो ओजोन लॉस कैन रिजल्ट इन पोटेंशियल हार्म टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर एंड दी कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्यून सिस्टम आपका तबाह हो जाता है, आपका जो टेरिटोरियल और एक्वेटिक प्लांट है वो भी खत्म हो जाते हैं। ये जो पानी के अंदर रहने वाली कुछ जिंदगियां हैं, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मोक होती है, लाहौर वाले सबसे अच्छा जानते होंगे यहाँ पे कोई है तो। इन नासा रिकॉर्डेड ओजोन डिप्लेशन इन 2020, 2020 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ओजोन डिप्लेशन हुई है, रिकॉर्ड ओजोन डिप्लेशन। और इसका नतीजा क्या होगा अल्टीमेटली, नतीजा ये होगा कि जनाब के आप बीमारियों में आएंगे, जो इंक्रीज होगा आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है, और नतीजे में उसका एक पूरा अपना एक इम्पैक्ट होगा। गाइस समझ आ रही है कुछ कॉजेज वगैरह? ठीक है, आप इंडिकेटर्स अगर देखें तो आपको पता चले। इस सारी सिचुएशन आपके पास सेंट्रल अथॉरिटी कोई है ही है। ठीक है, टेम्परेचर जो है ओवर लैंड सबसे ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ओवर ओशंस भी इंक्रीज हो रहा है, स्नो कवर कम हो रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, और आपके जो ट्री लाइन्स है वो शिफ्ट हो रही हैं, सी लेवल आपकी इंक्रीज हो रही है, जो स्पिनिंग कॉमन अर्लियर है इसका मसला हो रहा है, स्प्रिंग यानी मौसम जल्दी आ जाते हैं। पहले तो बड़े ठहर ठहर के आते थे, अभी तो दिसंबर का पता ही नहीं चलता है, दिसंबर वाले आशिक बेचारे रोते क्या है और पता ही नहीं चलता है आ गया। अभी तो मेरे ख्याल में भी इसमें गर्मियां होंगी तो सर्दियों वाले होंगे। ठीक है, देखे ना, मतलब हर लेवल पे इम्पैक्ट है उसका। ठीक है, एंड देन आइस जो है वो भी अब मेल्ट हो रही है, ओशन हीट जो है कंटेंट में वो भी बढ़ रही है, स्पीशीज माइग्रेट कर रही हैं बिकॉज वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये वो कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स आप और हम सारे ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है गाइस, जब अभी यहाँ आपको पता चला कि इसके इम्पैक्ट क्या हैं और सॉरी इसके कॉजेज क्या हैं, तो जरा इसके इफेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इफेक्ट्स तो बड़े खतरनाक हैं। अभी मैं क्या बताऊं, आप लोगों को खुद को भी पता है, पता होना चाहिए क्या क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाए। ये देखें आपको इम्पैक्ट्स का, मैंने पहले बताया कि द कॉस्ट ऑफ एडॉप्टिंग कोस्टल एरियाज टू राइजिंग सी लेवल। मसला हो रहा है भाई, आपके जो कोस्टल एरियाज हैं वो बिगड़ रहे हैं, बिकॉज दरिया को, समंदर को पानी चाहिए दरिया का, जिसकी वजह से वो उसका मोशन मेंटेन रहता है। तो जब आप प्रॉपर पानी नहीं जाएगा, दरिया सूख जाएंगे, तो समंदर क्या करता है, वो इनगल्फ करता है पानी, जो लैंड है। और वो हो रहा है ठट्टा और बदीन के एरियाज के अंदर। यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं तो सिंध के, वो बता सकते हैं कि ठट्टा और बदीन की किलोमीटर्स के हिसाब से जो टेरिटरी है, वो समंदर निगल गया है। क्यों? क्योंकि समंदर में पानी, दरिया में पानी नहीं है, सिंधु दरिया में, इंडस में वो पहुंच गए, डेल्टा बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। तो आप, एक तो आपका ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, आपका जो लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू वर्क ड्यू टू हीट। बिग टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको काम करने में भी मसाइल हो रहे हैं। इसी तरीके से मोर वास टू गेन एक्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो आपकी जंगों के हालात भी आगे ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई जंग लगेगी तो वो नेचर रिसोर्सेज पे लगेगी, और पर्टिकुलरली वाटर पे लगेगी। ये सबसे बड़े इश्यूज आपको आ रहे हैं। इसी तरीके से रीलोकेशन ऑफ द होल टाउन्स, भाई पूरे टाउन्स चेंज हो रहे हैं। यानी जो पहले जहाँ पे लोग रहते थे, अभी देखें ठट्ठा और बदीन के एरियाज के लोग वहां से उठ के भाग आए हैं बाहर, शहरों में रहना शुरू हो गए। अर्बनाइजेशन हो रही है सबसे ज्यादा, और अर्बनाइजेशन के अपने इश्यूज हैं। इसी तरीके से श्रिंकिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द हार्वेस्ट, आपकी फसलें वो औसत दे ही नहीं रही जो किसी दौर में वो दिया करती थी। एंड देन प्राइसेस ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स एंड कंज्यूमर गुड्स विल राइज। ऑब्वियसली आपके पास मटेरियल कम होगा, आपके पास प्रोडक्शन कम होगी, तो ऑब्वियसली आप चीजों को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। छठा बदीन में है कुछ नहीं, छठा बदीन में ये ऐसा मसला है कि जो वो लोग जो जिनके गांव थे समंदर के साथ साथ साहिल पे, कोस्टल एरियाज में, तो समंदर ने क्या किया है, उनकी जमीन को निगल लिया, इनगल्फ किया है। तो वो लोग वहां से उठे हैं और उठ के वो माइग्रेट होके दूसरे एरियाज में गए। जब दूसरे एरियाज में गए तो उनको तो मसले होंगे जनाब। ठीक है। इसी तरीके से एक्सट्रीम जो है मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना विल काज वाइड स्प्रेड दी पॉवर्टी। गुर्बत के भी इश्यूज होंगे जनाब। आपके पास जब पैसे कमाने के लिए नहीं है, आपके पास फसलें नहीं होंगी, तो हारी कहाँ जाएगा? ठीक है, जो मजदूर हैं वो कहाँ जाएंगे? इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के रिस्क की अगर आप बात करें तो आपको ये भी पता चलेगा कि 35 प्लस मिलियन पीपल जो हैं वो फ्लड से इफेक्ट हो रहे हैं, फ्लड ज्यादा हो रही हैं। इसी तरीके से ओशन की एसिडिफिकेशन भी बढ़ रही है। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज जो इकोसिस्टम है उसको भी नुकसान दे रही है। 1600 प्लस डेज जो हैं वो वहीं पे रह रही हैं। ठीक है। एंड देन आपकी जो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट है लोगों की, वो तो तकरीबन आप ये अंदाजा लगा लें इतनी हो रही है आपकी। एंड देन ग्लोबल ओशन ऑक्सीजन में डिक्रीज हो रही है। 2 मिलियन प्लस पीपल डिस्प्लेस्ड हुए हैं दुनिया से, और एस्टिमेटेड 821 मिलियन अंडर जो नॉरिश्ड लोग हैं वो वहां पे रह रहे हैं ड्रॉट की वजह से। अफ्रीका के हालात आप देखें जाके, बड़े गंदे हालात है वहां पे, क्योंकि वहां पे तो क्लाइमेट चेंज का कंप्लीट ही असर जो है वहां पे आपको आया है। इसके ऊपर एक बुक लिखी थी बड़ी अच्छी क्लाइमेट चेंज पे, अगर आप लोग उसका पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें। ये रॉबर्ट डी कैप्लान ने बुक लिखी थी, द कमिंग एनार्की इन द वर्ल्ड। आप इसका जरा देखिएगा, मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ। उसमें कोल्ड वार के सडन बाद जो है 1991-92 में उसने प्रिडिक्ट किया था कि दुनिया को जो आगे मसला होगा, सबसे बड़ा मसला, वो कोई और मसला नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज का होगा, ग्लोबल वार्मिंग का होगा। तो वाकई ही उसकी बातें ठीक हो रही हैं। और आपको पता है, जब उसने वो बुक लिखी थी रॉबर्ट डी कैप्लान ने, तो उस टाइम पे बिल क्लिंटन मेरे ख्याल में हुकूमत में था। तो उसने एक कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बुला ली थी उस टाइम पे। ही कॉल्ड
मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, और उसमें कहा कि ये क्या हो रहा है, ये वाकई ही दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है जैसे रॉबर्ट डी कैपलान ने लिखा है द कमिंग एनार्की में। तो फिर उसको उन्होंने समझाया कैबिनेट वालों ने कि नहीं नहीं, ये एक प्रोजेक्शन है उसकी, आगे देखा जाएगा क्या है कैसे है। तो मतलब उस बुक ने इतना जो है वो फेम हासिल किया था उस टाइम पे, एंड देयर इज अ वंडरफुल बुक। मैंने आईआर में थोड़ी पढ़ाई थी आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट हैं आईआर के, पोस्ट कोल्ड में आपको मैंने पढ़ाया था कमिंग एनार्की, व्हाई विल द कोल्ड वार, एंड ऑफ द हिस्ट्री, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। ये चीजें मैंने पढ़ाई थी मेरे ख्याल में, यहाँ पे जो आईआर के मेरे कोई स्टूडेंट हैं तो उनको अगर याद आ रहा हो। ठीक है guys? तो ये उसके इम्पैक्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के पूरी दुनिया के ऊपर। जी पूनम देखें आपको याद आ गई ना, ठीक है। इसी तरीके से ये सेम वही चीज है जो पहले आपको बताई है कि एक्सट्रीम हीट हो रही है, सीवियर वेदर क्रिएट हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, इकोलॉजी में चेंजेस चेंजेस आ रही हैं, एलर्जीज हो रही हैं, डिफरेंट बीमारियां निकल रही हैं, वाटर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, वाटर एंड फूड सप्लाई के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, राइजिंग टेम्परेचर है, मोर एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। ये वो कॉज हैं जो बन रहे हैं जिसकी वजह से पूरी इंसानियत जो है दुनिया के अंदर वो बड़ी रोने सिचुएशन में हुई है, ठीक है। ये भी आप देखें, यानी उसके इम्पैक्ट्स आपको हेल्थ में भी मिल रहे हैं, आपको उसको मिलते हैं, रिसोर्सेज में भी मिलते हैं, एग्रीकल्चर में भी मिलते हैं, कोस्टल एरियाज की बात बताई है, फॉरेस्ट के अंदर भी मिलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जो है वो जकड़ के रख दिया है इसने। यहाँ तक गाइस आपकी चीजें क्लियर हैं? इज इट क्लियर कि कॉजेज क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? यहाँ तक क्लियर है तो जरा फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। प्लीज डू लेट मी नो, और सारे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ भी आ रही है और आप लोग सोए नहीं हुए। ओके जी, गुड हो गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक है। सॉल्यूशंस, ओके, गुड हो गया जी, क्लियर है, ठीक है। अहमद, आयशा, इरफान गुड, अरसलान ठीक हो गया, ओके, बुशरा, जैनब ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। सो नाउ लेट्स मूव ऑन इट्स सॉल्यूशंस। खत्म कैसे हो सकता है भाई? सीधी सी बात है, ये लंबी लंबी छोड़ने से तो ये मसला खत्म होगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है दैट इज पॉलिटिकल विल ऑफ द स्टेट्स, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन इज द लीड ऑफ टाइम। पॉलिटिकल विल नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितना आप लंबी लंबी छोड़ते रहें, टेम्परेचर वैसे ही होता रहेगा, आप आते हैं दावे करके चले जाते हैं, होगा कुछ नहीं। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। जैसे पॉलिटिकल विल आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में मिली थी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के अंदर, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम में दुनिया सीरियस हुई थी ना, ऐसे अटेम्प्ट चाहिए। वॉर एंड टेरर जैसे हुआ था 9/11 के बाद, जैसे दुनिया उसके ऊपर सीरियस हुई थी, ऐसी ही पॉलिटिकल विल चाहिए, इसको रोक सकती है। एंड देन individual states should have to play a role by formulating rational and pragmatic policies। स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी तो नहीं करेगी, यूएनओ कब तक चलेगी आपके साथ? स्टेट्स भी ऐसी पॉलिसी बनाएं, कार्बन इमिशंस को कम करने की कोशिश करें, तो इंडिविजुअली स्टेट कैन आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। एंड देन फॉरेस्ट प्लांटेशन प्रोसेस शुड बी एक्सेलरेटेड ऑन इमरजेंसी लेवल। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान इस पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और दुनिया मानती भी है इसको कि आप फॉरेस्ट को इंक्रीज करें। चलो आप लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर ली तो कर ली, दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ। अभी नाउ यू हैव चांस कि आप उसको इंक्रीज करो ताकि आपकी चीजें जो है थोड़ी बहुत वो कंपनसेट तो हो जाएं, इसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। एंड देन कन्वर्टिंग टू रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, विंड है, बायो कन्वर्जिंग एनर्जी है, तो आप अल्टरनेटिव रिसोर्सेज लें। आपको जरूरी थोड़ी है कि आप जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे रुके रहें, यूरेनियम को यूज करें, आप जो है वो कोल को यूज करें, पेट्रोल को यूज करें। उनकी जगह पे आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो स्टेट शुड फोकस ऑन दीज ऑल थिंग्स एज वेल। एंड देन जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज शेयर्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग between developed and the developing countries is the most important step in mitigating such menace।
तो इसको कैसे रोका जा सकता है कि आप शेड यानी कि अमीर मुल्क गरीबों से भी तो तावन करें ना। यानी कि अभी देखें, कल बताऊंगा आप लोगों को क्रिटिकली जब हम पढ़ेंगे गिलास्को को, इसको कॉन्फ्रेंस को, तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया उन्होंने, हालांकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट पाकिस्तान कर रहा है। बिलियन ट्री सुनामीज हम लगा रहे हैं, ठीक है, और हमने बड़ा अच्छा खासा काम किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बट आप लोगों ने क्या किया, आपने इंडिया को तो मिला लिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, हमें आप लोगों ने इन्विटेशन ही नहीं दिया। जब ऐसे ही आप रवैये रखेंगे तो जनाब फिर तो मसाइल बढ़ेंगे ना। तो एक शेयर्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जिसमें अमीर मुल्क जो हैं वो गरीब मुल्कों को भी हेल्प आउट करें, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। दिस आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड देन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग स्टेट्स इन द वर्ल्ड, कि आप ट्रांसफर करें एनर्जी टेक्नोलॉजी को, और गरीब स्टेट्स को भी पता चले, आप उनको भी एनर्जी करें, जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करें। सिर्फ अमीर ही चीजें करते क्यों? क्योंकि ये कोई अमीरी गरीबी वाला फर्क तो देखती नहीं है। जो अभी क्लाइमेट चेंज है, ये तो सबके लिए इक्वल है जनाब, ये तो सबका कलेक्टिव इशू है। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल डिफरेंट स्टेट्स में। एंड देन सपोर्टिंग इन फॉलोइंग यूएनओ प्रोग्राम्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह करे कर लें। एंड देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो मेड एक्टिव इन क्लाइमेट चेंज एलिमिनेशन। हालांकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको निगलेक्ट किया है। सारी रीजनल ने, जैसे सार्क हो गई, आसियान हो गई, ओआईसी हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गई, हालांकि इन सब ने डिपेंड किया किसके ऊपर, यूएनओ के ऊपर, कि यूएनओ सब कुछ करेगी। और भी आप लोग भी तो कर सकते हैं ना, रीजनल लेवल के ऊपर भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, सार्क है, ओआईसी है, ठीक है, गल्फ स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, लेटिन अमेरिकन एसोसिएशन है, अफ्रीकन एसोसिएशन है, ये भी प्ले कर सकती हैं पार्ट अपना, इसको रोकने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह देके और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम देके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम को रोका जाए। ये तो कुछ सॉल्यूशंस थे जो आप लोगों ने देखे, जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। प्रैग्मेटिक तो सॉल्यूशंस यही हैं, बाकी लंबी लंबी तो हम छोड़ सकते हैं जनाब, छोड़ना चाहें। अभी एक और डिबेट भी चलती है, एंड दैट इज क्लाइमेट डिनायल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट डिनायल का मतलब ये है गाइस कि ये लोग बिलीव करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रही, ग्लोबल वार्मिंग है ही नहीं, है ही नहीं। वो कहते हैं है ही नहीं, ये बकवास करते हैं आप लोग सारे, अगर है भी तो हमारे फायदे के लिए है। तो ये डिबेट को हम नाम देते हैं क्लाइमेट डिनायल का, कि देयर आर सम स्केप्टिक्स who dismiss the idea of global warming and believe that it is nothing putting following reasons। क्यों नहीं है? वो कहते हैं देखे, नंबर वन, साइंस डिनाइल। पहली बात, वो कहते हैं कि डिनाइल सजेस्ट क्लाइमेट चेंज इज जस्ट पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। वो नेचुरली है भाई, आप उसको रोक सकते भी नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो होता रहेगा। तो ये आप कहते हैं, वो बकवास करते हैं कि इसको ह्यूमंस की वजह से हो रहा है और इससे नुकसान होगा, नहीं। वो कहते हैं चीजें खुद ही सेट हो जाएंगी, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो आपको बड़े फैक्ट्स फिगर बताए गए हैं, ये सारा झूठ बोला गया है। तो स्केप्टिक्स एक्स तो ये कहते हैं, तो वो पूरा मानते नहीं है। वो कहते हैं ये साइंस डिनायल है, यानी आप क्लाइमेट चेंज की बात करके आप साइंस को डिनाई कर रहे हैं। और नेचर और साइंस क्या है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती है। तो ये क्लाइमेट चेंज भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो पहला तो इनका दलील ये है कि भाई ये नेचुरल प्रोसेस है। फिर वो कहते हैं इकोनॉमिक डिनायल के ऊपर। इकोनॉमिक डिनायल का मतलब क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई देखें, the idea that climate change is too expensive to fix is a more subtle form of climate denial। वो कहते हैं भाई आप नहीं फिक्स कर सकते इसको, कितना खर्च करोगे इसको करके, अभी तक खर्च किया है, नहीं हुआ ना, नहीं कर सकते वो कहते हैं। और ये क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स क्या है? वो ये कि ऑयल कंपनीज फंड फॉर लॉबिंग इन देयर फेवर। और ये क्लाइमेट डिनायल जो भी है ना, ये सारे लोग साइंटिफिकली भी प्रूव करते हैं, इकोनॉमिकली भी प्रूव करते हैं कि नहीं हो रही। अभी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनको बाकायदा फंडिंग दी जाती है। और फंड कौन देता है? ऑयल कंपनीज देती हैं। यानी वो कंपनीज जो कार्बन इमिशंस के ऊपर जिनका सारी रोजी रोटी है, तो वो तो चाहेंगी ना कि भाई ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई करो। तो ये जो ऑयल कंपनीज हैं, ये प्रीमियम के ऊपर जो चलती हैं, वो सारी इनको बाकायदा पैसे देती हैं, रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है,
जैसे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं है, दिस इज अ नेचुरल पार्ट। वो कहते हैं इकोनॉमिक डिनायल है, आप खर्च कर ही नहीं सकते, इसको रोक ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको चलने दें। एंड देन ह्यूमैनिटेरियन डिनायल की बात करते हैं कि भाई क्लाइमेट डिनायर्स आल्सो आर्ग्यू दैट क्लाइमेट चेंज इज गुड फॉर अस। अच्छी है हमारे लिए। कैसे? दे सजेस्ट लॉन्गर वार्मर समर्स इन द टेम्परेट जोन विल मेक फार्मिंग मोर प्रोडक्टिव। वो कहते हैं भाई जहां पे ये नुकसान दे रही है वहीं पे फायदा तो दे रही है ना। यानी वो एरियाज जैसे आर्कटिक रीजन के अंदर सर्दी होती है, 12 महीने सर्दी सर्दी होती है, वो कहते हैं वहां पे गर्मी आ रही है, तो वहां पे तो लोगों के हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं इस बात के ऊपर? तो वो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे भी कहते हैं भाई ठीक है, होनी चाहिए ना, मतलब फायदा भी तो हो रहा है ना, वो कहते हैं। एंड देन पॉलिटिकल डिनाइल, क्लाइमेट चेंज डिनाइल्स आर्ग्यू वी कैन नॉट टेक एक्शन बिकॉज अदर कंट्रीज आर नॉट टेकिंग एक्शन। वो कहते भाई नहीं कर सकते आप। अमेरिका जितना भी कोशिश करे, चाइना नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा। डेवलप्ड स्टेट्स तो लेंगी नहीं एक्शन, और डेवलपिंग स्टेट के ऊपर वो फोर्स करेंगे कि भाई अभी भी, कल जब आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा ना, ग्लासगो जो समिट हुई है, उसमें सबसे बड़ा मसला यही आया है। वहां पे जो डेवलपिंग स्टेट थी उन्होंने एतराज किया है कि भाई आप लोग तो यहाँ पे बड़े बने बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा इमिशंस तो आप कर रहे हैं कार्बन की, आप देना जवाब इस मामले में। ठीक है, ये जैसे ट्रम्प था, ट्रम्प ने विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये भी पॉलिटिकल डिनायल भी सबसे बड़ा मसला है। दे बिलीव कि भाई अब नहीं कर सकते, स्टेट्स हर कोई अपना इंटरेस्ट पूरा करती है। वो कहते हैं आप एम ही एक, वो कहते हैं कि एक यूटोपियन ख्याल रख के बैठे हुए हैं कि ये कोई बड़ा मसला हल हो जाएगा, कोई नहीं होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये ऐसे ही चलेगा, ये सारे ड्रामेबाजी है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ऐसे ही चलनी है सारी चीजें। जो क्लाइमेट डिनायल है वो इस पे बिलीव रखते हैं। एंड देन देर आर आल्सो कुछ क्राइसिस डिनायल की भी बात करते हैं इसके अंदर। एंड दे बिलीव दैट फाइनल पीस ऑफ क्लाइमेट चेंज डिनायल इज द आर्गुमेंट दैट वी शुड नॉट रश इनटू चेंजिंग थिंग्स, especially given the uncertainty raised by the other four areas of the denial above. Deniers argue that climate change is not as bad as scientists make out of it. तो नहीं कर सकते, ये खराब आपको बताया गया, हालांकि ये ठीक है सेहत के लिए। एंड देन रिलीजियो कल्चरल रीजंस भी हैं, मजे की बात है। कुछ ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव्स हैं, वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को मानती नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो मानती नहीं है इसको, और वो कहते हैं कि भाई अ, ये आप क्लाइमेट चेंज को टर्न करके आप जो नेचुरल रूल है, जो नेचर ऑफ लॉ है, आप उसको निगेट कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ने भाई चीजें बनाई है ना, वो जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें। आप और मैं कौन होते हैं पूरे क्लाइमेट को चेंज करने वाले? हम नहीं कर सकते, तो जैसे चल रही है वैसे चलने दें। तो कुछ रिलीजियो कल्चरल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई डिवाइन कोर्सेज या डिवाइन अफेयर्स में आप और हम इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। तो ये वो लोग हैं जो क्लाइमेट डिनायल्स के ऊपर आते हैं। और इन क्लाइमेट डिनायल्स को कौन सपोर्ट कर रहा है जनाब? इनको सपोर्ट कर रहा है ऑयल फिल्म्स, मिलियंस की डॉलर में, मिलियंस की तादाद में। ये इरफान ऐसे ही है, क़यामत की निशानियां वो कहते हैं। ठीक है, तो वो लॉबिंग करते हैं, इनको पैसे देते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए कि दुनिया को बताएं, साबित करें कि भाई कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, सारी चीजें ठीक जा रही हैं। उसके अंदर आपको ये नजर आएगा, एक बीपी है, ये भी एक ऑयल कंपनी है, देख रहे हैं आप, यानी 50% से ज्यादा यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपको अक्रॉस द ग्लोब काफी सारे लोग मिलेंगे जो क्लाइमेट डिनायल की सूरत में रह रहे हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको और कंपनी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप करें तो ये सारे। ठीक है, ईरान गरीब मुल्क है यार। क्लियर है गाइस यहाँ तक? तो पाकिस्तान के ऊपर आए जरा, बस ये लास्ट ही हमारी
हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान दुनिया में 7th मोस्ट अफेक्टेड हम हैं। वाटर के मसाइल भी हमारे यहाँ हैं, गर्मी के मौसमों की। So the Global Change Impact Study Center of Pakistan shows that the mean annual temperature has increased in the recent past with greater increase एरिया में जहाँ मेरा एरिया है वहां पे तकरीबन बलूचिस्तान में भी के अंदर जो टेम्परेचर है बड़ा हैवी रहता है यहाँ पे। यस असन एबटाबाद में इंक्रीज कर गया, ठीक है। कंदकोट की तो बात ही ना करें, जुल्म है भाई। हाँ, लाड़काना में भी जुल्म होता है, जैकबाद तो उससे भी ज्यादा जुल्म होता है। तो ये बढ़ रहा है भाई, तो इट मीन्स के पाकिस्तान इफेक्ट है। सो ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी the average temperature over Pakistan has increased by 0.6 centigrade, which is in conformity with the increase of the average global temperature. तो वहां पे पता नहीं कितना था, अभी बताया है आपको। तो पाकिस्तान में तो 0.26 एवरेज के हिसाब से आगे जा रहा है। सो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी वी विल बी अबाउट 1 सेंटीग्रेड हायर कंपेयर टू द अदर ग्लोबल जो एवरेज है टेम्परेचर, उसमें 1 तक पहुंचेंगे जाके इस सेंचुरी के एंड में। ये हालात हैं हमारे। इट मीन्स के वी आर फेसिंग क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, तो इससे ये तो साबित होता है कि भाई पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट के ऊपर है। तो अगर पाकिस्तान पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज्यादा है। एक तो ये है कि वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून, यानी हमारे यहाँ मॉनसून टाइम पे आता था, अभी क्या हुआ है कि मॉनसून टाइम पे नहीं आती है। अभी बारिशें फसलों के उस हिसाब से आती नहीं है, क्योंकि मौसम ही चेंज हो रहे हैं इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड देन मोर रैपिड रिसेशन ऑफ कराक्रम हाईवे ग्लेशियर्स थ्रेटनिंग आयरस फ्लोज। जो कराक्रम हाईवे यानी हिमालयाज के ऊपर जो हमारे ग्लेशियर्स है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि वो मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड ज्यादा आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है फ्रेश पानी का। रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ नेचर रिजर्वेयर्स ड्यू टू राइज इन दी स्नो लाइन, इंक्रीज रिस्क ऑफ। यार आयरस का मुझे भी नहीं पता है, ये सर्च कर लीजिए। चोलिस्तान में आप सिचुएशन देख लें, ठीक है, तो आपको बड़ी खतरनाक सिचुएशन नजर आती है। एंड देन सीवियर वाटर स्ट्रेस्ड। यस, इंडस रिवर तो बेचारा बंद ही हो गया है। सीवियर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। फूड इनसिक्योरिटी है भाई, एग्रीकल्चर नहीं है, ये इंक्रीज हो रही हैं सारी चीजें। इंक्रीज हेल्थ रिस्क हो गई वहां पे उन एरियाज के ऊपर। ठट्ठा और बदीन की मैं हमेशा मिसाल दे रहा हूँ, बिकॉज ठट्ठा एंड बदीन बोथ डिस्ट्रिक्ट्स आर एट द वल्नरेबल पॉइंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इनका जो रोजगार है, इनका सारी चीजें इंडस रिवर पे चलती हैं। तो इंडस रिवर पे पानी आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से वहां पे वो लोग बड़े मुश्किलात का शिकार में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इम्पैक्ट है भाई हर हिसाब से। पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट हो रहा है इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये देख लें, हमारे यहाँ इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी हो रहा है, कम हो रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। जैसे इंडस रिवर की हालत बड़ी खराब है। एग्रीकल्चर के मसाइल हो रहे हैं, पहले एग्रीकल्चर के सामने हो रहे हैं। फॉरेस्ट हमारा वहां पे इंगल्फ हो रही है जमीनें बहुत ज्यादा, और जो नेचुरल एरियाज में थे उस टाइम पे। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान इज ऑन द वल्नरेबल पॉइंट। So what are the recommendations for Pakistan? What Pakistan can do to um, mitigate these all problems? So number one, अगर पाकिस्तान को ये मसला हल करना है तो उसके लिए पाकिस्तान should
undertake urgent reforestation and afforestation programs on mountain slopes. इमरान खान ने किया है वैसे, केपीके में बहुत ज्यादा किया गया है कि आप पहाड़ों के ऊपर जो है स्लोप्स में ज्यादा से ज्यादा आप फॉरेस्ट्रेशन करें जहां वहां पे. Northern areas have suffered severe deforestation due to lack of access to electricity and natural gas. So the billion tree tsunami campaign is a good start, but needs to be scaled up in the long term. The communities and the general public also need to engage in mass plantation drives across the country. तो बड़ा अच्छा स्टेप है हम ले रहे हैं, ठीक है. ये टिम्बर माफिया तो बड़ा अच्छा स्टेप ले रहे हैं. हम यहाँ पे थे, मैं गया था एक दफा नदरन एरियाज में. वहां पे एक इलाका है लालाजार, बहुत खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान का. ये मेरे ख्याल में इससे आगे आता है, ये थोड़ा आगे है, बटाकुंडी का एरिया है, उससे ऊपर जाता है ये. तो बहुत खूबसूरत इलाका था, बट वहां पे भी सबसे बड़ी खामी ये थी कि हमने वहां पे देखा जाके तकरीबन कोई मतलब 100 की तादाद में रोजाना दरख्त काटे जा रहे थे वहां पे, इतने खूबसूरत इलाके में, लालाजार में. तो ये क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, तो लोगों को मजबूरन लकड़ी काटना पड़ती है. तो अगर आप वहां पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें तो हो सकता है आपकी फॉरेस्टेशन बच सकती है. तो एक तो ये फैसिलिटीज उनको देनी चाहिए, और दूसरा अगर वो नुकसान हो गया है तो हो गया है, तो आप वहां पे जो है नई ड्राइव्स स्टार्ट करें बिलियन सुनामी ट्रीज की, जो कि हुकूमत कर रही है, और उसका नतीजा भी पाकिस्तान को नजर आ रहा है. एंड देन नंबर 2, बिल्ड डैम्स इन थर टू स्टोर रेन वाटर. कोई वहां पे डैम का सिचुएशन नहीं है, बारिशें होती हैं, होके चली जाती हैं, आता कोई नहीं है, ठीक है. तो इन अदर सेंस कि भाई आप वहां पे कोई ऐसा डैम का या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जितनी भी बारिशें होती हैं आप उन बारिशों के पानी को जमा करें और बाद में उसको यूज कर सकें, ताकि वहां पे ड्रॉट भी ना हो, वहां पे लोगों को मसाइल भी ना हो. तो वहां पे भी एक डैम बनाने की सख्त जरूरत है वाटर स्कैरिसिटी को कंप्लीट करने के लिए. इसी तरीके से पाकिस्तान शुड डिवाइस एंड implement a waste management strategy for mountains areas. Since mountain communities have nowhere to dispose of their waste, they end up either throwing in the rivers, burning the waste in the open air. वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है. आप ये जो इस माउंटेन्स के लोग हैं, इनको ज्यादा फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड करें, ये करने की जरूरत है वहां पे प्रॉपर. एंड फोर्थ, स्विच टू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, कि आप एनर्जी रिसोर्सेज को स्विच करें भाई. आप दूसरे हिसाब से हैं कि वी हैव मैसिव पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी इन थर एंड हाइड्रो पावर इन द नॉर्थ विच प्रोवाइड क्लीन को इफेक्टिव एंड अनइंटरप्टेड एनर्जी. आ सकती है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं. मैं अपना मिसाल दूं आपको, मेरे गांव में मतलब लाइट का इतना इंतजाम नहीं है, तो वहां पे हमने सोलर एनर्जी सारा किया हुआ है. यानी हम सोलर हमने लिए हुए हैं, बैटरीज को चार्ज करते हैं, रात को वो बैटरीज चलती हैं और दिन को सोलर पे पंखे वगैरह चार्ज, बिजली वगैरह सारा सिस्टम हमारा उसी के ऊपर ही चल रहा है. तो बिल वगैरह देने का कोई मसला ही नहीं होता है, बिजली आए ना आए हमें परवाह ही नहीं होती है. तो अगर ऐसी चीजें हुकूमत खुद ये इन चीजों को आगे लेके चले तो बिजली की काफी खपत से भी बचा जा सकता है, और इन मसाइल से भी बचा जा सकता है कि आप फिर एलएनजी और ये कोल और ये पेट्रोल के डीजल के ऊपर जो है आप खर्च करते हैं, दोबारा कार्बन की इमिशन होती है और आपकी क्लाइमेट चेंज दोबारा होती है. इसी तरीके से पाकिस्तान शुड आल्सो डिप्लॉय अ प्रोएक्टिव अप्रोच rather than a reactionary one. We usually react to a disaster once it happened instead of preparing ourselves before. So the proactive approach of the preparedness and foresightedness will have much time, money and the life. हमारी हमेशा से ये बड़ी खतरनाक सिस्टम रहा है कि भाई जब हमारे ऊपर डिजास्टर आता है तभी हम इलाज करते हैं, और वो डिजास्टर खत्म हो गया, हम खत्म हो गए. फॉरसाइटनेस नहीं है, विजन नहीं है हमारे यहाँ. तो वी शुड हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच. प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप जो है वो कोशिश करें कि आप फॉरसाइटनेस पहले से ही चीज़ों को तैयार करके रखें कि क्या मसाइल आ सकता है, तो वैसी अप्रोच होनी चाहिए. बजाय कि रिएक्टिव अप्रोच हो, जब मसला हो जाए फिर हम अपनी पॉलिसीज़ जोड़ें, तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही तैयार हो जाएँ और पहले ही चीज़ों को तैयार कर लें. तो इसकी सख्त ज़रूरत है. एंड देन मेक क्लाइमेट चेंज अ प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल एजेंडा. So climate change will influence every area of human and economic development,
and needs to be taken into account at every level. It should be made the policy program for the Pakistan, and it is happening. इमरान खान हुकूमत ने ये किया है. इमरान खान हुकूमत की कुछ प्रायोरिटीज में से, बाकी प्रायोरिटीज हो या ना हो, क्लाइमेट चेंज की रही है, और इस पे हमने बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, और जो यूएनओ ने हमें टारगेट दिया था, हम उस टारगेट से आगे चल रहे हैं. तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बिकॉज वी हैव मेड इट प्रायोरिटी, और उस प्रायोरिटी को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, जो आपने पढ़ी, समझी.